ठीक है, ये अगर प्रेशर रप्चर हो गई अंदर प्रेशर ज्यादा है सर एंडोथेलियम सर पहले सर एनर्जी रिलीज करेगा और बाहर प्रेशर कम है इसलिए ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, अब इसको रोकना है कि कैसे रोकेंगे। सबसे पहले अंदर प्रेशर कम होने की कोशिश हो, ठीक है, और बाहर प्रेशर बढ़ने की कोशिश हो। तो ये जब ब्लड अगर क्लोज कंपार्टमेंट में जाएगा, अगर ये ब्लड क्लोज कंपार्टमेंट में जाएगा तो क्या बाहर प्रेशर बढ़ेगा? ठीक है, और अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तो ये वाला प्रेशर घटेगा। इनिशियल मैकेनिज्म्स क्या है? इनिशियल मैकेनिज्म है वेलो कंस्ट्रक्शन। इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? टेम्पोनाड इफेक्ट है ना। तो प्रेशर बढ़ गया बाहर, ब्लीडिंग कैसे होगी? अब इसके बाद क्या होगा कि देयर विल बी मैकेनिज्म्स टू सील दिस होल। ये मैकेनिज्म ऐसा है कि ये होल सील होता है। तो ये होल जो सील होता है ये किस चीज से होता है? क्लॉट से होता है, करेक्ट। और फिर इस क्लॉट के ऊपर एंडोथेलियल लाइनिंग आ जाती है। ठीक है, अब ये क्लॉट जो है इसको कंट्रीब्यूट करते हैं दो चीज, फाइब्रिन करती है ना, फाइब्रिन करती है और फाइब्रिन किससे बनती है? फिब्रिनोजेन। और फिब्रिनोजेन कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसमें एक इंपॉर्टेंट है प्रोथ्रोम्बिन, है ना। और प्रोथ्रोम्बिन बनती है विटामिन के से। कहाँ बनती है? लिवर में बनती है। ठीक है, और इसमें कैस्केड ऑफ फैक्टर होते हैं। जो फैक्टर 1 से लेके फैक्टर 9 तक होते हैं। ठीक है, इनमें की स्पेसिफिक डेफिशिएंसी या 8 की हो सकती है, या 9 की। 8 की डेफिशिएंसी को क्या कहते हैं? हीमोफिलिया। और 9 की डेफिशिएंसी को क्या कहते हैं? इसको भी हेमोफिलिया कहते हैं, पर इसको क्रिसमस डिजीज भी कहते हैं। ठीक है, हेमोफिलिया क्या चीज है? सेक्स लिंक्ड डिजीज। किस चीज पे कैरी, किस क्रोमोसोम पे कैरी होती है? एक्स पे कैरी होती है ना। और इसमें जो एक्स, जो डिफेक्टिव एक्स है, उसका एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांसमिशन है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांसमिशन है अक्रॉस जनरेशंस। इसमें कि इस ट्रांसमिशन की खास बात क्या है कि
कैरियर फीमेल है और सफरर मेल है, पर अगर दोनों एक्स हो जाए, मदर और फादर दोनों डिफेक्टिव एक्स के हों, तो फीमेल भी सफर कर सकती। ऐसा नहीं है कि हेमोफीलिया फीमेल में हो ही भी हो सकता, ठीक है। तो इसके अलावा भाई इसकी डेफिशिएंसी हो गई, इसकी डेफिशिएंसी हो गई, तो ब्लीडिंग रुकेगी नहीं। क्या होगा? ये सारा का सारा मैकेनिज्म की जो सबसे इंपॉर्टेंट पहचान है वो है कि क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज कर जाएगा। क्या होगा? क्लॉटिंग टाइम। और प्लेटलेट वाली प्रॉब्लम है कि ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज कर जाएगा। दोनों में फर्क मालूम है? ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम है ना। ब्लीडिंग टाइम तो ब्लीडिंग रुक जाने की बात है, और क्लॉटिंग टाइम क्लॉट नहीं होता, ठीक है। और यहाँ का एक टाइम होता है हम लोगों के पास प्रोथ्रोम्बिक टाइम होता है। यहाँ पे हमारे पास एक टेस्ट है जो प्रोथ्रोम्बिक टाइम है, और हम लोग इन फैक्टर्स को भी मेजर कर सकते हैं। वी कैन मेजर these factors also, and now we can do analysis of genes also, which spell out these X-linked defects. ठीक है? एक तो ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा, दूसरी जो प्लेटलेट की पहचान है गड़बड़ होने की, that is clot retraction नहीं होगा। इन सब कारणों के अलावा भी अब कौन कौन से कारण हो गए? एक तो ब्लीडिंग टाइम, ये तुम्हारा प्लेटलेट वाली बात अभी छोड़ देते हैं। एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम हीमोफीलिया, ये नंबर 1। इसके बाद क्रिसमस डिजीज, इसके बाद लिवर डिजीज, ये क्या होगी? है ना। इसके बाद ये फिब्रिन का ओवर यूटिलाइजेशन हो जाए, कैवास्कुलर थ्रोम्बोसिस हो जाए, ये बहुत प्रॉब्लम हो जाए। इसको क्या कहते हैं? डिक सिंड्रोम। फिब्रिन का ओवर यूटिलाइजेशन। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि यहाँ पे हम लिख देते हैं, जो फिब्रिन और प्लेटलेट के अलावा इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम। तो हाइपोकैल्सीमिया में कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, टिटनी और ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकते हैं। हाइपोकैल्सीमिया, है ना। तीन चीज होती है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, टिटनी और फॉल। ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्लेटलेट का, ठीक है। अगर प्लेटलेट की प्रॉब्लम है, तो दो तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। दो तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, या नंबर कम हो जाए, इसको हम लोग कहेंगे थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पद्धति, ठीक है। और या फंक्शन कमजोर हो जाए, इसको हम कहेंगे थ्रोम्बोएस्थेनिक
प्लेटलेट कमजोर हो जाए। ठीक है, इसके बाद एंडोथेलियल डिफेक्ट से ब्लीडिंग कॉज हो सकती है। ये एंडोथेलियल डिफेक्ट किस चीज से होते हैं? स्कर्वी, ठीक है, जिसपर की फ्रैजिलिटी ऑफ द वेसल बढ़ जाती है। ठीक है, जिसमें फ्रैजिलिटी ऑफ द ब्लड वेसल बढ़ जाती है। This is thrombocytopenic or thromboasthenic purpura. Thromboasthenic purpura कौन-कौन से होते हैं? तीन होते हैं, inox, Schönlein and purpura simplex. बाकी थ्रोम्बोसाइटोपेनिक है या तो इडियोपैथिक है, लास्ट में होगा ऐसा। मतलब थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में होगा प्राइमरी इडियोपैथिक या हाइपरस्प्लेनिज्म की वजह से रीन एनलार्जमेंट, और yeah, there may be many causes of platelet deficiency. One of the important ones is dengue. हैं? तो डेंगू हो गया, एप्लास्टिक बोन मैरो हो गया, बोन मैरो इन्फिल्ट्रेटिव डिजीजेस हो गई सारी। ठीक है, all these can cause platelet loss. Okay, and that can lead to a bleeding problem. सही? तो ये हो गई स्कर्वी। ये 5 हो गई, ये 6 हो गई, इसका प्राइमरी हो गया इडियोपैथिक और सेकेंडरी हो गया, और ये तीन तरह के थ्रोम्बोएस्थेनिक पर्परा। तो जितना हमने तुमको जब ब्लीडिंग के बारे में बताया, ब्लीडिंग के बारे में, हाउ बॉडी अरेस्ट ब्लीडिंग, इसके अलावा तुमको और क्या पता है? इसके अलावा तो कुछ पता होगा, इतनी पैथोलॉजी पढ़ी है। ये क्या होती है? जिससे सर प्लेटलेट्स बाइंड होते हैं सर, तो GB2B। तो ये एंडोथेलियल में लिखो, वॉन विली ब्रैंड्स डिजीज, उसके अलावा स्कर्वी, इसको यहाँ पे लिखो। सही बात? ग्लैंड्समैन, ये क्या होता है? सर प्लेटलेट को जो हैं? प्लेटलेट GP1B ग्लैंड्समैन, पल्प्यूरा, इसमें प्लेटलेट में चिपक जाते हैं। माने चिपकने जो फैक्टर होता है GB1B और GB2 GB1B3 है, माने जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है सर, जिससे मतलब वो डेफिशिएंट हो जाता है। GB1, 2 जिससे प्लेटलेट एग्रीगेट करती है, वो डेफिशिएंट हो जाता है। इसका मतलब क्लॉट रिट्रैक्शन नहीं हो पाता होगा।
प्लग ही नहीं करता। प्लग ही नहीं बनता। तो तुमने रेयरर चीजें जोड़नी और कुछ जोड़ना क्या चाहोगे? सर फैक्टर 13 डिफिशिएंसी हैं? फैक्टर 13 डिफिशिएंसी फैक्टर 13 क्या होता है? सर उससे थर्टीन डेफिनेशन 13 में ये हो गया 13 डेफिनेशन लॉग के स्टेबलाइजेशन में प्रॉब्लम हो और बर्नार्ड सोल्यूशन हैं बर्नार्ड बर्नार्ड चलो ये लिख लेते हैं बी बर्नार्ड और स्पेलिंग SOLI सोलियर्स डिजीज ये क्या है भाई? हैं? GP2B3 रिसेप्टर की टाइप से GP2A 2B3 2B और 3A की डेफिशिएंसी होती है और इस बर्नार्ड में ये भी मेरे ख्याल से वही वाली डेफिशिएंसी है ये वाली। इसमें सर वो इसमें रिसेप्टर डेफिशिएंसी होता है उसमें GP1 उसी की डिफिशिएंसी इसमें सब्सटेंस डेफिशिएंट होता है और इसमें रिसेप्टर डेफिशिएंट। नहीं सर दोनों हैं? सर उसमें विलीब्रेंड फैक्टर प्लेटलेट से नहीं बाइंड कर पाता बर्नार्ड सोल्यूशन बर्नार्ड डिजीज में विली ब्रांड फैक्टर प्लेटलेट से नहीं बाइंड कर पाता और उसमें प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं बाइंड कर पाता बाइंडिंग डिफेक्टिव हो जाती है और इसमें क्या होता है? सर ग्लैंडमान में प्लेटलेट एग्रीगेशन प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होता सर उसमें बर्नार्ड सोल्यूशन में ऑन डिफरेंट फैक्टर विल बी प्रेजेंट सर बट प्लेटलेट can't bind to it and in Glanville thrombocythemia में प्लेटलेट कॉन्वोल्यूशन से बाइंड हो जाता है लेकिन प्लेटलेट के लिए चेक एडिशन नहीं होता सर and in von Willebrand disease the von Willebrand factor is only deficient। क्या तो इनमें डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं? सर ऐसे करेंगे सर तो उसको ऐसे करके डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मतलब बाल की खाल निकाली जा सकती है। ओवरऑल बात यह है कि अगर किसी में ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग है या कोगुलेशन टाइम प्रोलॉन्ग है तो आपको सतर्क हो जाना है, ठीक है? और जो प्राइमरी मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि उसके बाद आप प्रोथ्रोम्बिन टाइम और प्रोथ्रोम्बिन कंसंट्रेशन करेंगे PTPC, ये सेकंड लेवल का टेस्ट है ना। ब्लीडिंग टाइम कोगुलेशन टाइम फर्स्ट लेवल का टेस्ट है ना, फर्स्ट लेवल के टेस्ट किए हैं और क्लॉट रिट्रैक्शन ये भी फर्स्ट लेवल का टेस्ट। इसके बाद आप प्रोथ्रोम्बिन टाइम प्रोथ्रोम्बिन कंसंट्रेशन करेंगे और विटामिन के लेवल्स करेंगे, ठीक है? उसके बाद आप फिब्रिनडेक्स टेस्ट कर सकते हैं अगर आपको डिसेमिनेटेड ट्रांसवर्सल कोगुलेशन समझ में आ रहा है या आपको कहीं थ्रोम्बोसिस की मैसिव थ्रोम्बोसिस की एविडेंस दिख रही है, ठीक है? और ये फिब्रिनडेक्स टेस्ट और डिक सिंड्रोम सबसे ज्यादा कॉमन होता है ड्यूरिंग लेबर में डिक सिंड्रोम सस्पेक्ट करने का चांस इसलिए होता है कि प्रेगनेंसी में एज सच क्लॉटिंग जो है वो डेफिशिएंट होती है और जब प्लेसेंटा निकलता है तो बहुत बड़ा सरफेस जो है वो ब्लीड करता है। उसको रोकने का तरीका क्या होता है? यूट्रस कंट्रैक्ट करना। तो ये जो वेजोकंस्ट्रिक्शन वाली बात मैंने तुम्हें बताई शुरू में, ये वेजोकंस्ट्रिक्शन या एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द ब्लड वेसल, जैसे कि यूट्रस में ब्लड वेसल पास हो रही है प्रेजेंटली भी हमारे यूट्रस कंट्रैक्ट कर गया तो क्या होगा? ब्लड वेसल में ब्लीड करेगा। स्कैल्प में अगर इंजरी हुई और अगर गेलिया पेरिरोटिका फट गया तो ब्लीडिंग नहीं
कंस्ट्रिक्ट। तो पहला जो रिएक्शन होगा एंडोथेलियल डिस्ट्रक्शन से सब कुछ शुरू होता है, और पहला जो रिएक्शन है वो वैसोकंस्ट्रिक्शन और टेम्पोनेट इफेक्ट। ठीक है, पेल्विक फ्रैक्चर्स में इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, अगर कस के तुमने दुपट्टा जब बांध दिया, पेल्विस का वॉल्यूम कम कर दिया, तो ब्लीडिंग कम हो, समझे? और ब्लीडिंग रोकने के प्राइमरली दो तरीके, बहुत जल्दी रोकनी चाहिए, और ब्लीडिंग रोकने के प्राइमरली दो तरीके, एलिवेशन एंड प्रेशर। एलिवेशन एंड प्रेशर। सब लोग अपनी अपनी नसें देखो, यहाँ पर नसें देखो, वेन में देखो। हाँ, अब इसमें प्रेशर अंदर ज्यादा है, और अगर ऊपर कर लो तो क्या होगा? एलिवेशन एंड प्रेशर विल स्टॉप एनी ब्लीडिंग। और प्रेशर, कंटिन्यूअस प्रेशर देने के का तरीका है कॉम्प्रेशन बैंडेज। अगर तुम लोग जो है, अगर तुम पट्टी और कॉटन अगर नीचे हो तो ले आओ, तो हम लोग प्रेशर बैंडेज बांधना सीखते हैं। ये तुम जाओ नीचे, जो सिस्टर लोग रहती है यहाँ पे, उनसे अगर बांध लो तो बांध दो, तो हम लोग कॉम्प्रेशन बैंडेज बांधना सीख लेते हैं। तो अगर कॉम्प्रेशन बैंडेज बांधना सीख ली तो कभी भी किसी भी ब्लीडिंग को रोक पाओगे। अब मान लो कि तुम ऑपरेट कर रहे हो और रीनल आर्टरी कट गई, काफी जोर का फुहारा निकला, तो क्या करना है? क्लिप और क्लैंप करने में क्या होता है कि पता नहीं क्या क्लैंप कर लो, इसलिए आर्टरी फोर्सेप्स लेके मान लो यहाँ ब्लीडिंग हो रही है, तुमने जो क्लैंप किया, आर्टरी क्लैंप हो गई, परमानेंटली डैमेज हो गई, वेन क्लैंप हो गई, नर्व क्लैंप हो गई, बहुत डैमेज हो जाए, क्या करना है? और आर्टरी फोर्सेप होगी भी नहीं सड़क पे, तुम्हारे पास आर्टरी फोर्सेप हो गए, क्लैंप कर दो। एक्सटर्नल प्रेशर लगेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर लगेगा, एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर 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 एंड एलिवेशन। क्या प्रिंसिपल है? प्रेशर एंड एलिवेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल कीप काम, पुट प्रेशर एंड एलिवेशन। अगर पेल्विस को छोटा करना है तो क्या कर सकते हैं? रोटेटर और आइजेक्टस के बीच में कस के बांधिए। इंटरनल हेमरेज सस्पेक्ट करना चाहिए। अगर शाफ्ट फीमर टूट जाए या तुम्हारी पेल्विस टूट जाए तो बहुत ब्लीडिंग इंटरनली हो जाएगी, बाहर भी नहीं दिखेगी, पेशेंट ड्रॉप में चला जाएगा। पहली चीज ये कि अगर सड़क में किसी ने दुपट्टे से ही बांध दिया होगा कस, तो ब्लीडिंग नहीं होती, ये ब्लीडिंग कम होती, क्योंकि छोटे वॉल्यूम में ही सफिशिएंट टेम्पोनेट बन गया होता टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस। ठीक है, तो पहला प्रिंसिपल जो होता है किसी भी ट्रॉमा के केस में, दैट इज टू स्टॉप ब्लीडिंग। एंड नाउ यू विल बी एबल टू क्लासिफाई ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, है ना, after this. Now let us see what, so we have studied what is bleeding. We studied how it is stopped by the normal physiological mechanisms. और उसके बाद ये होता है कि फिब्रिन को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी there are substances which are called as plasminogen, सुना हुआ? Yes. And fibrinolysis हो सकती है, जिससे कि फिर से जो पेटेंसी
जो ब्लड वेसल है फिर से रेस्टोर हो जाए। अगर इंट्रावैस्कुलर कोऑगुलेशन हो रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोसिस, उसको हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोसिस। अब तो ऐसा करते हैं कि तुम यहाँ पे आ जाओ हमारे पास, हम तुमको बैंडेज बांध को कराते हैं, जो कुछ भी है ये। तो ये तो एक ट्रायंगुलर बैंडेज इन्होंने बना रखा है, ऑलराइट। तो हम लोग इसको एक मिनट को बताओ, तो जैसे कि लेट अस से यहाँ पे ब्लीडिंग हो गई, कंपाउंड फ्रैक्चर हो गया, रेडियल आर्टरी ब्लीडिंग हो गई। तो अगर रेडियल आर्टरी को मुझको रोकना है तो मैंने यहाँ पे एक पैड लगा दिया। इस पैड लगाने से ये होता है कि ये कवर हो गया वो, अब इसमें गंदगी नहीं जाएगी पास, ठीक है। उसके बाद मैंने एक होल्डिंग बैंडेज बांध दी प्रॉक्सिमल। ये होल्डिंग कहलाएगा क्योंकि अब इसके बाद ये फिसलेगा नहीं, ठीक है। अब मैं जब कभी भी इस पे आके खींचूंगा, आई एम ऑलवेज बी पुलिंग इन द सेंटर, नेवर एट द एज, ठीक है। अब दूसरे थंब से मैं इसको प्रेशर मेंटेन करूंगा, ऑलराइट। ऑलवेज एट द सेंटर एंड नेवर एट द एज, ठीक है। ऑलवेज एट द सेंटर एंड नेवर एट द एज। अब तुम जाके लोगों को ये टच करा के दिखाओगे एंड शो हाउ कॉपरेशन आया नहीं है। अभी सबको टच कराएगा, डोंट वरी, रोज की इन्विटेशन है प्रेशर। हाँ, अगर इसी को मैं बढ़ाता चला जाऊं तो उसकी रेडियल पल्स गायब हो जाएगी। हाँ, अगर इसी प्रेशर को मैं बढ़ाता चला जाऊं तो रेडियल पल्स। अब दूसरा पल्स कर देखो, हाँ वो कैसे करते हैं। सबसे पहली बात ये हुई कि so now the hand cannot bleed, it will not bleed, all right। अब जब मैं इसको elbow के पास लाऊं, now I want to bring it near the elbow, so the first thing is that there is a distance between the elbow and the bandage। तो जब मैं इसको मोड़ूंगा तो this I will make sure कि edge जो है वो इस टेंडन पे न लगे। टेंडन फील करो बाइसेप्स, इस टेंडन पे एज न लगे, प्लास्टर में भी ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद मैं इसको कोशिश करूंगा मिड प्रोन में रखूं। इसलिए मिड प्रोन में कि तब फिजियोथेरेपी का स्टेप भी हो गया, तो फिजियोथेरेपी करने में प्रोनेशन सुपिनेशन कम मेहनत करनी पड़ेगी। अगर सुपिनेशन में कर दिया तो पूरा प्रोनेशन लाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो कॉन्ट्रैक्चर सबसे कम मिड प्रोन में होगा, इसलिए मिड प्रोन रखूंगा। इसके बाद मैं इसको खड़े, इसके बाद मैंने इसको ब्रिज किया, दिस इज ब्रिज, और ब्रिज करके इधर होल्ड किया और फिर ब्रिज करके इधर होल्ड किया,
देख रहे हैं? अब मेरी बैंडेज अगर ब्रिज की एज से पास हो रही है, एज से पास हो रही है, तो ये एज कभी एल्बो को क्रॉस नहीं करेगी, इसलिए यहां कभी टाइट नहीं होगा। फील करो, नहीं है ना? इसके बाद अब अगर हमने इसको यहां पर स्टे कर दिया तो तुम यहां एल्बो पे फील करके देख लो, इसको सीधा नहीं होने देगा, है ना? मिडपोल पोजीशन में इधर और इधर नहीं, बराबर घूमना, और यहां पे ठीक टाइट होकर देखो। ये सारी चीजें फील करा के तो एक करके करते हो। इसके अलावा एल्बो पे देखो, एल्बो की एज पे देखो कितनी सॉफ्ट है, हैं? तो बैंडेजिंग आर्ट है नहीं? हाँ, छोटी सी बात है, छोटी सी। कितनी बड़ी स्किल है। You will be able to stop bleeding. You will be able to stop the bleeding at the roadside. Everybody is convinced, na? So how to lock the elbow? How to prevent pressure coming into the ridge of the elbow? ठीक है? And how to tie a compression band? अगर इसी के ऊपर मैं बार-बार कॉटन लगाता जाऊं और फिर बैंडेज बांधता जाऊं, it will become firmer and firmer. और ये तुम लोगों ने किसी ने नहीं देखा इसकी चेक है, हैं? चेक किया है? कितना वो किलो है? ठीक है, इसको उतारो। अब सब लोग ये करो कि अपने पाम को देखो, सीधा पाम। पाम दिखता है आपको? हैं? किस तरह का है? किस कलर का है? रेड है ना? और इसको यो करके मुट्ठी बांध दो कस के, ठीक है? इसके बाद रेडियल और अल्नर दोनों दबा दो, ठीक है? दबा लिया। अब हाथ खोलो, तेल है, हैं? अब रेडियल खोल के देखो, क्या कर रहे हैं? समझा नहीं सर? सर पहले प्रेस किया सर, फिर अल्लाह रेडियल पल्स को फील किया। दोनों रेडियल और अल्नर दबा ली। यस सर। स्क्वीज करने में ब्लड बाहर चला गया। यस सर। अब रेडियल अल्नर दबा रखी है, उसको खोला तो ये पेन रहेगा ना? यस सर। है पेन? यस सर। अब इनमें एक छोड़ के देखो तो इसकी रेडियल वापस आएगी। यस सर। इसका मतलब रेडियल पेटेंट है। इसके बाद फिर रिपीट करो, रेडियल अल्नर दबा दो, अल्नर छोड़ के देखो, यस सर। है ना? तो इस टेस्ट को हम लोग एक्शन टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये रेडियल और अल्नर आर्टरीज का सर्कुलेशन मेजर करता है और इसको हम लोग कहते हैं 2 सेकंड के अंदर भर जाना चाहिए। ऐसे ही नेल बेड को खाली करो, ये 2 सेकंड के अंदर भर जाना चाहिए, ठीक है? 2 सेकंड के अंदर भर जाता है, भर जाता है। इट इज कॉल्ड एज द 2 सेकंड रूल। इट इज कॉल्ड एज द 2 सेकंड रूल, ठीक है? अब समस्या हो गई। अब ये है कि हम लोगों ने ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग को रोकने की नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म क्या है और ब्लीडिंग रोकने की तरीका
कंप्रेशन, बैंडेज, एलिवेशन ऑफ प्रेशर है। हेमोस्टैट्स का यूज नहीं करना चाहिए जहां तक हो सके। पर एक और तरीका है, एक और तरीका क्या है? टूर्निके। टूर्निके टूर्निके जो है उसका बांधने का जो सिस्टम है, तो मैं फिर से टूर्निके बांधने के उठाओ, जो सर्जरी और पैथोलॉजी कंबाइन करनी है ना, तो सबसे पहला सिद्धांत टूर्निके का, अवॉइड इट एज फार एज पॉसिबल। पहला सिद्धांत बस। सेकेंडली, ऑलवेज टाई इट ऑन अ सिंगल बोन, नॉट ऑन डबल। बांधने का तरीका ये है कि कभी इसको एज को भरने नहीं देनी, फ्लैट रखना, देख रहे हैं फ्लैट। उसके बाद इसको यहां पे एक गार्ड बांध के कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद इसको डबल कर दिया कि भाई ये वाली गांठ को ढीली ना हो, बहुत ज्यादा नहीं लगा, और उसके बाद मैंने एक लूप बना दिया लाइक दिस। हर बार का रीफ नॉट डालता हूं, देख रहा हूं, यू नोटिस? हाँ, इसके अंदर मैंने फंसा दिया प्लेट लाइक दिस। इसको मैं करता चला, टाइट हो रहा है हैं? और तब तक एग्जैक्टली टाइट किया जब तक कि पल्स पल्स क्यों करते हैं? अभी भी है। हो गया? तो जैसे ही गायब हो गया वैसे ही छोड़ दो, समझे? जैसे ही गायब हो जाए वैसे ही छोड़ दो, हालांकि गायब नहीं है अभी, थोड़ा सा है, अभी भी है। होगी। तो अगर ये इलास्टिक नहीं होता तो गायब हो जाता। और वाइड एरिया में लगाओ, राइट टू गायब, वाइड एरिया। अगर ये गायब हो गई उसी पे छोड़ दो, पर ये श्योर करके छोड़ना है कि गायब हो जाए, नहीं तो इट विल रूट द वे एंड नॉट द आर्टरी। Artery will keep on pumping blood and the vein will vein will not drain and bleeding will actually increase. समझ गए? Therefore the principle is single bone tight enough just to occlude the artery. अगर ज्यादा टाइट कर दिया तो क्या होगा? अगर ज्यादा टाइट कर दिया तो क्या होगा? नर्व पैरालिसिस हो जाएगा। तो neither too tight nor too loose, दूसरा प्रिंसिपल है neither too tight nor too, अब इसको बोलना, ठीक है? So the first principle is avoid it as far as possible. दूसरा principle is always on a single bone. तीसरा principle is neither too tight, neither too loose. और चौथा principle है always record the tourniquet time. tourniquet time record कर दीजिए and make sure that the tourniquet is released for 5 minutes every 1 hour.
बांध के छोड़ दिया, पता चला गैंग्रीन हो गई। Principles of arrest of hemorrhage are elevation, pressure, compression bandage, toning. See? Now what are the effects of bleeding? आखिर में हेमोस्टैट, कोagulation, वो कुछ नहीं, पर वो सब बात की। Most important principle of controlling bleeding is elevation. keep your cool, दिमाग ठंडा रखो, घबराओ नहीं, सही, डरो मत। A most important principle, even before this, the important principle is suspect bleeding. pelvic fracture में bleeding दिख नहीं रही है, ये बहुत थोड़ी दिख रही है। हेमाटोमेसिस हो रही है, सिरोसिस लिवर में, इसोफेजियल वेरिसिस से bleeding दिख नहीं रही है। स्प्लीन खाली है, गैस्ट्रिक हेमरेज हो रहा है, दिख नहीं रहा है। pelvic fracture है, bleeding दिख नहीं रही है, पर bleeding है। More suspicious you are, safer you are. दूसरी बात यह है कि ब्लीडिंग को अरेस्ट करना फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है, वहां पे जो पेशेंट है, ठीक है। एक्सीडेंट में भगवान न करे कभी इन्वॉल्व हो जाओ, पर अगर आप वहां पे हो तो आप ही रोक लोगे ब्लीडिंग, ठीक है। तो ये ब्लीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, नेचर इसको कैसे रोकती है, उसके क्या इंपॉर्टेंट टेस्ट है, कौन कौन सी डिजीज में ब्लीडिंग हो सकती है, अब ब्लीडिंग को रोकने की क्या सुविधा है। अब इसके बाद ब्लीडिंग का अफेक्ट क्या है, व्हाट इज द अफेक्ट ऑफ ब्लीडिंग। अब ब्लीडिंग का जो अफेक्ट है, उस अफेक्ट को हम लोग कहते हैं, बताओ, उसको हम लोग कहते हैं शॉक। क्या होता है? शॉक की परिभाषा बताओ। Insufficient blood transfusion and tissue vessel. शॉक का जो सबसे खतरनाक एस्पेक्ट है वो ये है कि ये सर्कुलेशन फेल करने वाला है। इसका मतलब शॉक इज अ स्टेट ऑफ इम्पेंडिंग सर्कुलेटरी फेलियर। पहली चीज है कि सर्कुलेशन अगर कुछ नहीं किया तो क्या होगा, सर्कुलेशन फेल हो जाएगा। शॉक इज अ स्टेट ऑफ इम्पेंडिंग सर्कुलेटरी फेलियर ड्यू टू disparity between impending circulatory failure, due to disparity between circulating blood volume जो कि कम हो रही है and vascular bed volume जो कि ज्यादा होगा। सर्कुलेटिंग से कार्डियोजेनिक, ब्लड वॉल्यूम से हाइपो वॉल्यूमिक, ठीक। वैस्कुलर बेड वॉल्यूम किसमें बढ़ सकती है, न्यूरोजेनिक, सेप्टिसिमिक
सीक्वेस्ट्रेशन शॉक क्या होता है? अलग हो जाए, पार्ट ऑफ सर्कुलेशन अलग हो जाए। जैसे मान लो मेसेंट्रिक वैस्कुलर थ्रोम्बोसिस हो गई, अब ब्लड वापस लौट नहीं पा रहा है एंड द पेशेंट इज ब्लीडिंग इनटू हिज ओन इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। इंट्राल्यूमिनल प्रेशर जो इंटेस्टाइन में है proximal to obstruction, it is higher than the venous pressure and lower than the arterial pressure. So arterial blood is pooling into the intestine and vein is not returning blood. तो sequestrate हो गया ना। तो इस तरह के शॉक को sequestration करते हैं। अब हाइपोवॉल्यूमिक फ्लो होगा, एक तो हो गया हेमोरेजिक, and this hemorrhage can be internal or external, where you can see or where you cannot see. दूसरा हो गया loss of plasma like in burn. तीसरा हो गया loss of fluid like in gastroenteritis. So these are the types or the causes of shock. This is the definition of shock. Definition of shock is it is a state of impending circulatory failure due to disparity between and vascular bed. Now let us see the effects of shock. So what are the effects of shock? तो इस शॉक का टोटल इफेक्ट क्या होगा? जब सर्कुलेटरी फेलियर हुआ है तो इसका टोटल इफेक्ट क्या होगा? इसका सिंगल इफेक्ट अगर होगा तो टिश्यू परफ्यूजन कम होगा, टिश्यू परफ्यूजन कम होगा। हाँ, एक इफेक्ट इसका है कि टिश्यू परफ्यूजन कम हो। दूसरा इफेक्ट इसका है कि इसने कंपेंसेटरी मैकेनिज्म्स को ट्रिगर कर दिया। ये कंपेंसेटरी मैकेनिज्म्स क्या करेंगे? ये कंपेंसेटरी मैकेनिज्म दो काम करेंगे, ब्लड वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश करेंगे और वैस्कुलर बेड में इंजीनियरिंग करेंगे। कुछ करेंगे वैस्कुलर बेड में जिसको आप इंजीनियरिंग कह सकते हैं। हाँ, ब्लड वॉल्यूम बढ़ाने के क्या करें? सबसे पहले होगा वीनू कंस्ट्रिक्शन, वेनस कंस्ट्रिक्शन। कितना ब्लड स्टोर्ड है? 5 लीटर ब्लड में कितना ब्लड वेन्स में स्टोर्ड है? 3200 cc। तो आपकी अगर मोटी मोटी वेन्स हैं और ये अगर ना दिख रही हो, इसका मतलब समझ लीजिए क्या है? इसका मतलब शॉक है। उसके बाद और ब्लड कहां पे है? 300 cc जो है स्प्लीन में है, तो स्प्लीनिक साइनोसॉइड्स कोलैप्स कर जाएगी। स्प्लीन में स्क्वीज, स्प्लीन क्या होगी? स्क्वीज होके ब्लड को देगी। इसके बाद तीसरा काम पे लिवर में साइनोसॉइड्स है, 500 cc उसके पास है, तो 500 cc यहां से आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू में ये क्या हुआ? दिस इज ऑटो ट्रांसफ्यूजन, दिस इज
auto transfusion. The patient has been transfused by his own blood. और इसमें कौन से सिस्टम को तुम हेल्प कर सकते हो इन तीन में? वेनोस कंस्ट्रक्शन। अगर तुम लोअर लिम्ब में बैंडेज नीचे से बांधना शुरू करो, ऊपर तक बांधते चले जाओ, स्क्वीज हो जाए। अगर तुम लोअर लिम्ब को एलिवेट ही कर दो तो भी वेनस स्ट्रेस बढ़ जाएगा, नहीं? तो अगर तुम्हें ब्लीडिंग पेशेंट जो पल्सलेस स्टेट में मिलता है तो one of the simplest things you can do is elevate the lower limbs and squeeze. इस तरह की जो मैकेनिज्म है उसको न्यूमेटिक स्टॉकिंग्स भी कहते हैं। जो करके स्टॉकिंग चला दिया उसमें हवा भर दी तो वेनस रिटर्न जो है वो बढ़ गया। हाँ, अब इसके बाद ये इंजीनियरिंग होनी शुरू होगी। इस इंजीनियरिंग का मतलब यह है कि रीनल, रेटिनल, कार्डियक, सेरेब्रल में वेज़ोडायलेटेड, सॉरी रीनल, पल्मोनरी, कार्डियक और सेरेब्रल, इन चार जगह पे डायलेटेशन हो और बाकी सब जगह कंस्ट्रिक्शन। 8 बजे रखने लो। समझे? एंड दिस इज इंजीनियर्ड बाय 3 मैकेनिज्म। हम इसमें जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म को छोड़ रहे, वो मैकेनिज्म है रीनल। जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होती है, GFR इज रिड्यूस्ड, तो मैकुला डेंसा सेल से रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है, जिसका एक वैस्कुलर कंपोनेंट है जो वैस्कुलर इंजीनियरिंग में काम आता है। सिंपैथेटिक, एड्रीनल एंड रीनल, इन 3 से चलता है। वो जो इंजीनियरिंग हो रही है कि सारी ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट कर रही हैं, खाली रीनल, लंग, हार्ट और ब्रेन की डायलेट कर रही हैं, इसको वैस्कुलर इंजीनियरिंग कह लो या कह लो इकोनॉमाइजेशन कह लो ऑफ द सर्कुलेटरी रिजर्व है। तो ये रीनल एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म से डायरेक्टली भी होता है एंजियोटेंसिन 1 से, और दूसरा ये होता है एंजियोटेंसिन 2 से एल्डोस्टेरॉन सीक्रेट होता है। एल्डोस्टेरॉन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, उससे सोडियम और वाटर रिटेंशन होता है, उससे भी ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है। तो उसका रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, वहां जब ब्लड वॉल्यूम लिखा हुआ है पढ़ाने का तरीका, एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म भी। और ये जो इंजीनियरिंग हो रही है इसमें एक सिंपैथेटिक है, एक एड्रीनल सिस्टम है, एक वेसोकंस्ट्रिक्टिव मटेरियल और वेसोडायलेटरी मटेरियल है लिवर के और किडनी के, लिवर और किडनी में, और एक रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म है। और इससे अफेक्ट क्या हो रहा है? कहीं की ब्लड वेसल डायलेट हो रही है, कहीं की ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो रही है। ठीक है? तो these are the compensatory mechanisms in shock. अगर compensatory mechanism in shock पे शॉर्ट नोट आ जाए तो ये लिखना होगा। पर अब ये जो compensatory mechanism है इसमें टिश्यू परफ्यूजन का डिक्रीज क्या होगा?
प्रोड्यूस करेगा एनॉक्सिया। एनॉक्सिया से रेस्पिरेशन कैसा हो जाएगा सेल में? एनारोबिक। एनारोबिक से क्या होगा? लैक्टिक एसिड बढ़ जाएगा, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम बढ़ने लगेगी। लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी से पायरुविक एसिड विल बी कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड एसिडोसिस होगा। और इससे क्या होगा? वेज़ोडाइलेशन होगा, कैटलाइज्ड वेज़ोडाइलेशन होगा, फिर हेमरेजेस हो जाएगा। मतलब एंडोथेलियल इतनी डैमेज हो जाएगी, परमेबल हो जाएगी, that there will be loss of plasma and loss of blood. पेटिकल हेमरेजेस हो जाएगी बॉडी में। हाँ, तो कुछ हद तक तो शॉक पता ही नहीं लगता इनकॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म्स की वजह से। उस फेज को कहते हैं लेटेंट, पता ही नहीं लगेगा। कभी पता लगना शुरू होता है और अगर सपोर्ट कर दिया जाए, दैट मींस ब्लीडिंग अरेस्ट कर लो और ब्लड वॉल्यूम रिप्लेस कर ले जाओ और कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म की इकोनॉमाइजेशन ऑफ शॉक को हेल्प कर दो, तो शॉक इज रिवर्सल। एक इसमें यह है कि कुछ भी कर दो, अब सील बंद, उसको हम लोग कहते हैं इररिवर्सल। ठीक है? तो जैसे ही इम्पेल्टिंग सर्कुलेटरी फेलियर शुरू होता है, वैसे ही दो दुश्मन खड़े हो जाते हैं, एक कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म और एक विशस साइकिल ऑफ। क्योंकि अगर वेज़ोडाइलेटेशन होने लगा तो अब ब्लड प्रेशर घटता जाएगा, टिश्यू परफ्यूजन घटता जाएगा, कार्डियक रेट क्या करती है? टिश्यू में बढ़ती है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, पर फिर इतना फास्ट बीट करने लगता है हार्ट कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम हो गई हार्ट की, और इसलिए इट डजंट हैव सफिशिएंट ब्लड टू पंप, इसलिए कार्डियक आउटपुट घटने लगता है। सो देयर इज अ यू शेप्ड कर्व as heart rate increases. As heart rate increases, initially cardiac output will increase and then it will start falling or decreasing. तो ये जो मैकेनिज्म है, this is the mechanism of how the heart reacts to shock. How the heart reacts to shock. And ultimately the heart feeds itself during diastole. And when heart rate increases, diastole is shortened. Therefore, finally, heart will become ischemic and anoxic and will fail. ठीक है? And brain is maximum sensitive to anoxia. ठीक है? So this constitutes the pathogenesis of shock. Can you people add to this? कुछ इसमें extra मालूम आपको? नहीं मालूम? This is what is shock. Now what to do in shock? सबसे पहले first principle, treat the cause. Stop bleeding. All right? Or stop any of those reasons. ठीक है? So manage the cause.
detect and manage the drugs. The second important principle is replace blood by blood, plasma by plasma, fluid by fluid as soon as possible and as fast as possible. जब वॉर एरिया में आप रिट्रीव कर रहे होते हैं, किसी को हेलीकॉप्टर कोई फंसाया, उसके 2-4 गोली लगी हुई है, वो पड़ा हुआ है, तो प्रिंसिपल अमेरिकन आर्मी में, ये वियतनाम वॉर में प्रिंसिपल था, पुट इन अ ड्रिप फर्स्ट, सी द पल्स लेटर। और ड्रिप पुट करने से पहले ब्लड निकाल लीजिए, डबल ऑक्स, सिंगल ऑक्स, फॉर ग्रुपिंग एंड मैचिंग, सो दैट यू हैव ब्लड। All right. So, how do you diagnose shock? बिल्कुल बढ़िया बात कह रहे हैं लोग, पल्स, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर, but you will never be able to diagnose latent shock. Suspicion. So, diagnose shock by suspicion. पहला सिद्धांत है. Suspect shock. The second thing is know how to arrest bleeding. The third thing is replace blood by blood as soon as possible and as fast as possible. The fourth thing is monitor shock. मतलब central venous pressure, oxygen, pH, hemoglobin levels, blood pressure, pulse rate, electrocardiogram, renal output, input and output. So you monitor shock. So these are the principles that underlie management of shock. So if you know bleeding and shock, you will be able to save most lives. You will be able to save most lives. तो इसके अलावा शॉक में क्या छूटा? Anything you can add to this? शॉक का एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट ये भी है कि रीनल शटडाउन मिलता है, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है कि तुमसे जो है हेल्पिंग द इकोनॉमी ऑफ शॉक का पूछेंगे कि साहब व्हाट इज द रोल ऑफ एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन और डोपामिन। तो दोज आर सिंपली टू टाइड ओवर सिचुएशन, है ना। कार्डियक अरेस्ट हो गई तो इंट्राकार्डियक एड्रेनलिन हो गई। इसी तरह से डोपामिन इज बेटर देन नॉरएड्रेनलिन। एंड फ्लूइड्स में देयर आर टू बेसिक टाइप्स, वन इज हाई मॉलिक्यूलर वेट डेक्स्ट्रैन एंड अदर इज लो मॉलिक्यूलर वेट डेक्स्ट्रैन। लो मॉलिक्यूलर वेट डेक्स्ट्रैन जो है वो परफ्यूजन बढ़ाता है, लोमोडेक्स, लो मॉलिक्यूलर डेक्स्ट्रैन। और हिमैक्सेल जो है वो वॉल्यूम बढ़ाता है, ऑस्मोलैरिटी बढ़ाता है। तो एक्स्ट्रावैस्कुलर कंपार्टमेंट से फ्लूइड कम्स इनटू द इंट्रावैस्कुलर कंपार्टमेंट। जब तक ब्लड नहीं अवेलेबल है तब तक की हिमैक्सेल या लोमोडेक्स दी जा सकती है। अगर PO2 कम हो रहा है तो लोमोडेक्स, और अगर ब्लड प्रेशर पे ज्यादा इफेक्ट है इस सेंट्रल वेनस प्रेशर पे तो हिमैक्सेल। पर हिमैक्सेल की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ग्रुपिंग और मैचिंग से इंटरफेयर करती है, इसलिए हिमैक्सेल देने से पहले ग्रुपिंग और मैचिंग के लिए ब्लड निकालना। ठीक है, तो हमको तो इतना ही आता है, किसी को और ज्यादा आता हो तो